हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले वीडियोस में बेसिकली मैंने पीएन जंक्शन के अक्रॉस कैपेसिटेंस का इफेक्ट देखा, चाहे वो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस हो विच यूज्ड टू बी ऑफर्ड बाय द पीएन जंक्शन डायोड व्हेन द डायोड इज वर्किंग इन रिवर्स बायस, या फिर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का कंसेप्ट हो विच इज ऑफर्ड बाय द पीएन जंक्शन डायोड व्हेन इट इज वर्किंग इन फॉरवर्ड बायस का केस हो। तो वहां तो आपने थोड़ा सा थ्योरी मेरे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। अब उस थ्योरी के बेस्ड कुछ मैं 5 न्यूमेरिकल्स अभी स्टडी करने जा रहा हूं। ये पांचों के पांचों न्यूमेरिकल्स गेट से आए हैं। इसमें से 4 जो प्रॉब्लम है वो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का है और एक जो है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का है। तो अगर आप पुराने वाले थ्योरीज को कनेक्ट करके अगर यहां के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं सो आई एम मोर देन श्योर कि कायदे से आपको एक अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, चाहे वो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, और आज कुल मिला के एक न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ट हो जानी है। चलिए, तो जैसे देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5 मैंने क्या किया है, अलग अलग क्वेश्चंस पिक किया है। वो सब के सब गेट में आए हुए हैं। दे ऑल हैव कम इन गेट। स्टार्टिंग के 4 प्रॉब्लम्स जो हैं वो बेसिकली पिक किए हुए हैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस से, और लास्ट जो प्रॉब्लम है वो पिक किया हुआ है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस से। वैसे भी जब आप पूरे के पूरे डेरिवेशन पार्ट को अच्छे से यकीनली ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख के भी समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं एज पर एज द कंसेप्ट और द फॉर्मूला इज कंसर्न, प्रॉब्लम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के ज्यादा फॉर्म किए जा सकते हैं इन कंपेयर विद द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ऐसा हुआ भी है गेट में। तो गेट में रेशियो लगभग यही रहा है, 20% प्रॉब्लम पूछा गया डिफ्यूजन के और 80% प्रॉब्लम पूछा गया ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के। तो ज्यादा लेट किए बिना सबसे पहला प्रॉब्लम मैं डिस्कस करना चाहूंगा। प्रॉब्लम आपको देखने को मिला है गेट इलेक्ट्रॉनिक्स ईयर ऑफ 1995। देखिए प्रॉब्लम है क्या, द डिप्लीशन रीजन CJ of an abrupt PN junction with constant doping on either side varies with a reverse bias VR। ठीक है, यहां ध्यान देना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो क्या है कंपोनेंट, उसको मैं सबसे पहले क्या करूंगा, हाईलाइट करूंगा, रिवर्स बायस, और उसके बाद है डिप्लीशन रीजन CJ। तो पहली बात तो ये 2 कंपोनेंट देख के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि कायदे से यहां जो डिस्कशन या जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए बोली गई है वो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की है या डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की। क्लियरली लिखा हुआ है द डिप्लीशन रीजन। तो कहीं ना कहीं डिप्लीशन रीजन में जो क्या आता है, कैपेसिटर का इफेक्ट आता है, वो ट्रांजिशन इन इफेक्ट होता है। या फिर अगर आप आगे भी देखेंगे तो ये क्लियरली दिया हुआ है कि डायोड को आपने बायस किया, रिवर्स बायस। ये दोनों के दोनों इनपुट्स देख के एक चीज तो आसानी से समझ आ सकता है। सॉल्यूशन लिख रहा हूं तो यहां जो कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस होगा वो कौन सा होगा, कैपेसिटेंस का कंसेप्ट वो होगा ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस पहली चीज। चलिए, अब अगर बाय द वे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को भाई ने किससे कनेक्ट किया है, रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज से। तो आप अगर इसका थोड़ा क्या लेंगे, लेआउट लेंगे, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, और आपने एक्सटर्नली अप्लाई किया है रिवर्स वोल्टेज VR। ठीक, अगर आप रिकॉल करें, आपने इससे पहले ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जब पढ़ा था तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस वाज इक्वल्स टू C इनटू एप्सिलॉन ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ है सिलिका, अगर बाय द वे ये जर्मेनियम का बना हुआ है तो जर्मेनियम, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ योर डायोड विच विल बी अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ योर जंक्शन डिवाइडेड बाय ऑफ द डिप्लीशन विथ W। C was equals to of epsilon A divided by of W। आगे देखता हूं मैं, एप्सिलॉन A, आपको इस पूरे के पूरे फॉर्मूला में कहीं भी देख के ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली C को मुझे कनेक्ट W से नहीं करना है, C को मुझे कनेक्ट वोल्टेज से करना है, V से करना है। तो आपने शायद ध्यान दिया होगा W और V के बीच में एक स्ट्रिक्ट रिलेशनशिप आपने देखा हुआ है। क्या था भाई मेरे, W was equals to of कितना, V built in। अगर आपने रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज लगाया है तो ये ऐड होगा टू द पावर थोड़ा सा रिकॉल करना, was equals to of half। किस केस में, जब आपने अब्रप्ट जंक्शन लिया। अब्रप्ट जंक्शन का मतलब आइदर ऑफ द साइड जो आपकी डोपिंग थी वो यूनिफॉर्म इन नेचर थी। W कितना था, V built in प्लस VR टू द पावर, इक्वल्स टू नहीं था, इट वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर। ये 1/2 की जगह में 1/3 था जब आपके पास जो डोपिंग का प्रोफाइल था वो क्या था, लीनियर डोपिंग था। ठीक, और वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिनेरियो में W को आप लिख सकते थे V built in प्लस VR टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय ऑफ n प्लस 2। अगर आपके डोपिंग की प्रोफाइल n इज इक्वल्स टू ऑफ किसको फॉलो करती हो,
b इंटू एक्स टू द पावर n को फॉलो करती है। जैसे कि यहां x कितना था, 0 था, यूनिफॉर्म इन नेचर था, यहां x इज इक्वल्स टू 1 था। ठीक, तो कल के दिन आप W की जगह में क्या फिक्स कर सकते हैं, तो अगर आप प्रॉब्लम में देखेंगे तो एक डिटेल और भी दिया हुआ है, पीएन जंक्शन विद अ कांस्टेंट डोपिंग। कांस्टेंट डोपिंग का मतलब कहीं ना कहीं आपका डोपिंग प्रोफाइल एनडी और एनए वो इंडिपेंडेंट होगा एक्स से और यूनिफॉर्म होगा इन नेचर, तो कहीं ना कहीं W की जगह में आप फीड कर सकते हैं वी बिल्ट इन प्लस वी आर टू द पावर हाफ। तो अगर आप ये फीड करते हैं तो ये मान के चले एप्सिलॉन कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, नीचे आने वाला था W में भी कई अलग अलग फैक्टर्स हैं, उसमें केवल जो कंपोनेंट वेरी कर रहा है वो वी बिल्ट इन प्लस वी आर है। तो देख के समझ में आता है कि सर आप एक काम करिए ना, C को आप ले सकते हैं प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन कांस्टेंट, ए कांस्टेंट और W के साथ कई अलग अलग कंपोनेंट है लाइक Na एंड वो सब कांस्टेंट, बचेगा आपके पास केवल 1 डिवाइडेड बाई ऑफ VBI प्लस VR टू द पावर हाफ। ठीक, अब मैं एक बेसिक असम्पशन लेके चलता हूं कि कायदे से आपने जो अप्लाई किया है VR वो अगर बहुत बड़ा है बिल्ट इन पोटेंशियल V बिल्ट इन से, तो आप C को लिख सकते हैं, C कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाई ऑफ VR टू द पावर हाफ और C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द VR टू द पावर माइनस हाफ। ठीक, तो इसका अगर बेस्ट मोस्ट आंसर देखता हूं तो क्या है, ऑप्शन सी है। लेकिन इसमें एक चीज नहीं दिया हुआ है जो कायदे से मुझे अज्यूम करना पड़ा कि वी आर जो आपने लगाया है रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज वो बहुत बड़ा है वी बिल्ट इन से, अदरवाइज वी बिल्ट इन प्लस वी आर में आप वी बिल्ट इन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते एंड आंसर वुड हैव बीन, अगर मैं परफेक्ट आंसर देखना चाहूंगा तो ये होना चाहिए सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वी बिल्ट इन प्लस वी आर टू द पावर -1/2 होना चाहिए था। हाँ, लेकिन अगर आपने स्पेशलाइज्ड केस लिया है कि वी आर इज मच ग्रेटर देन वी बिल्ट इन, आप वी बिल्ट इन को ड्रॉप कर सकते हैं और सी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वी आर टू द पावर -हाफ होगा। तो एनीवेज अगर आप ऑप्शंस भी देखते हैं वी बिल्ट इन कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका जो क्या है एक्चुअल कंडीशन है वहां कहीं ना कहीं रिवर्स बायसिंग काफी तगड़ी रही थी इन कंपेयर विद वी बिल्ट इन, तो आप परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं सी। आज के बाद से एक चीज और भी ध्यान देना, तो ये जो होगा ये फॉर्मूला होगा वैलिड कब के लिए, जब आप यूनिफॉर्म डोपिंग का केस देख रहे हैं। C is directly proportional to the V built in VR to the power -1/3 अगर आप देख रहे हैं लीनियर डोपिंग का केस, इसका मतलब अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे W बढ़ेगा C घटेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो रेट होगा वो रेट क्या होगा ये बेसिकली डिसाइड करेगा आपका डोपिंग प्रोफाइल। सिमिलरली आप लिख सकते हैं V built in प्लस VR टू जहां डोपिंग प्रोफाइल आपका n इज इक्वल्स टू ऑफ b इंटू एक्स टू द पावर n है। यहां कहीं ना कहीं n की वैल्यू क्या है, 0 है, यहां n की वैल्यू 1 है, और हाइपर अब्रप्ट केस में n की वैल्यू लार्जर भी हो सकती है। इज दैट पार्ट क्लियर? एनीवेज थोड़ा ध्यान देना, इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा वेगपन है अभी भी, इसमें कहीं ना कहीं ये डिटेल दिया हुआ होना चाहिए था कि वी आर इज मच ग्रेटर देन वी बिल्ट इन दैट केस आई वुड हैव बीन रिप्लेस्ड V built in plus VR is solely as VR. But anyways, approximated करके अगर आप इसका परफेक्ट आंसर निकालना चाहेंगे तो अभी भी जो आंसर होगा वो होगा C directly proportional to the VR to the power -half when the doping is uniform in nature. जहां मैंने V built in को क्या किया है, बाहर किया है। ठीक, तो आप ये जरूर लिख लेना। कल के दिन ऐसा है कि ये प्रॉब्लम वेग टाइप का थोड़ा सा डिजाइन प्रॉब्लम था, बट इससे रिलेटेड प्रॉब्लम शायद कल के दिन पूछ लिए जाए। इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए मैं इसको रब आउट करके ही थोड़ा आगे समझने की कोशिश करूंगा और सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे। मैं आप लोगों को 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ये सेकंड प्रॉब्लम देखो, उसके बाद अगेन आई विल कम बैक एंड आई विल ट्राई टू टेक द सेकंड प्रॉब्लम। लिख जरूर लेंगे। चलिए, हो गया? चलिए, तो इसको रोक के आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे। नाउ विल मूव इट टू द सेकंड प्रॉब्लम। देख के लेंगे, समझ में आ रहा होगा एक अप्रोक्सीमेशन इसने लिया है जो एक्चुअली में कहीं भी डिटेल्ड नहीं है। सो द आंसर इज गोना बी सी। चलिए, इसी सीक्वेंस में नाउ वी आर गोइंग टू टेक द सेकंड प्रॉब्लम। See, second problem has come in Gate Electronics years 2015. Let's see what the problem states. The built-in potential of an abrupt PN junction is 0.75. If the junction capacitance CJ at reverse bias VR of 1.25 volt is 5 picofarad, the value of CJ when the VR is equals to 7.25 is. ध्यान देना, जो जंक्शन है वो क्या है, अब्रप्ट जंक्शन है। इसका मतलब
लेफ्ट और राइट में पी और एन साइड में कहीं ना कहीं आपकी डोपिंग का जो प्रोफाइल होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म इन नेचर होगा। अगर यूनिफॉर्म इन नेचर होगा तो सीधी सी बात है, अगर आपने जस्ट पहले जो प्रॉब्लम किया था वहां से अगर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो सी जे और सी जे जो आएगा या फिर जंक्शन कैपेसिटेंस डिप्लीशन के कारण आएगा, सॉरी डिफ्यूजन के कारण आएगा, ट्रांजिशन के कारण आएगा। आगे और पढ़ेंगे। इफ द जंक्शन कैपेसिटेंस एट रिवर्स बायस, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने डायोड को ऑपरेट किया रिवर्स बायस, सिमिलर केस है। तो यहां जो कैपेसिटेंस का इफेक्ट आएगा ना वो आएगा ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का इफेक्ट। तो सीटी भी लिख सकते थे या सीजे भी लिख सकते थे जो आपने पहले लिखा। आपका जो जंक्शन है वो अब्रप्ट इन नेचर है, तो यहां से आप आसानी से लिख सकते हैं सर कुछ नहीं होने जा रहा, ये होगा वी बिल्ट इन प्लस अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज जो वी बिल्ट इन से एडअप होगा -1 अपॉन क्या होता है, n प्लस क्या होता है, n+2 होता है। तो डेफिनेटली n की वैल्यू किस केस में, यूनिफॉर्मली डोप्ड के केस में 0 होती है, वैल्यू होगी -1/2। ठीक, अगर यही केस होता लिनियरली ग्रोन का या लिनियर जंक्शन का तो ये होता -1 डिवाइडेड बाय ऑफ फिर से n+2, n की वैल्यू है 1, इट वुड हैव बीन -1 डिवाइडेड बाय 3। अग्री करते हैं। अब यहां ध्यान देना, इस प्रॉब्लम में आपको वी बिल्ट इन की वैल्यू पहले से दी हुई है, वेयर इट इज बिल्ट इन पोटेंशियल, वी बिल्ट इन। तो यार वी बिल्ट इन तो क्लियर हो गया, और ये भी क्या है, इंटरनल पैरामीटर है। वी बिल्ट इन मैंने पहले देखा है, डिपेंड्स ऑन एन ए एन डी एप्सिलॉन। अगर बाय द वे एक डायोड को अगर आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया तो एन ए एन डी एप्सिलॉन की वैल्यूज तो चेंज नहीं होंगी, इसका मतलब वी बिल्ट इन फिक्स हो चुका है एट 0.75 वोल्ट। अब केवल आप जो वेरी कर रहे हैं ना वो वी आर वेरी कर रहे हैं। पहले VR था 1.25, उसके बाद VR हो चुका है 7.25। पहले VR जब 1.25 था, कैपेसिटेंस जो आपको ऑफर किया गया किसके द्वारा, डायोड के द्वारा, वो था 5 पिकोफैरेड। अब आपको निकालना है कि नया कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी ऑफर की जाएगी फ्रॉम द पीएन जंक्शन डायोड सच दैट द VR इज नाउ 7.25 वोल्ट। कभी भी इस टाइप के प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से इसका कैलकुलेशन करना। अच्छी बात क्या है, ध्यान देना, अगर मैंने एक छोटा सा केस लिया कि आपका y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तो इससे अच्छी बात क्या होती है कि अगर कल के दिन आपने माना फॉर x इज इक्वल्स टू x1 y इज इक्वल्स टू y1 एंड सिमिलरली फॉर x इज इक्वल्स टू x2 y इज इक्वल्स टू y2, यहां प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो डेफिनेटली आएगा जब आप इक्वल्स टू लगाएंगे तो। लेकिन इफ आई एम नॉट वरिंग अबाउट द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और कल के दिन केवल y1 और y2 का रेशियो पूछ लिया जाए तो अच्छी चीज ये होती है कि y1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x1 का मतलब y1 इज इक्वल्स टू एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय cx1, y2 सेम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विथ x2। तो कल के दिन क्या होगा, c और c कैंसिल हो जाएगा। तो कभी भी कल के दिन अगर प्रॉब्लम किसी भी रेशियो का पूछा जाए ना, जैसे यहां जो रेशियो पूछा गया है पुरानी कैपेसिटेंस और नए कैपेसिटेंस के बारे में पूछा गया है, तो रेशियो में आप ट्राई करो पूरे के पूरे डेटास फार्मूला में फीड करने के बजाय केवल वेरिएशन जिसमें हो रहा है उसको आप बना लें इंडिपेंडेंट कंपोनेंट और डिपेंडेंट कंपोनेंट को ले आए लेफ्ट में और एक दूसरे को केवल प्रोपोर्शनैलिटी कनेक्ट करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि जब आप रेशियो लेंगे तो जो कंपोनेंट कांस्टेंट है पहले और दूसरे सिचुएशन में, अगर आप रेशियो लेते हैं वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बन के कैंसिल हो चुके होंगे। तो इसलिए मैंने प्रॉब्लम को यहां से स्टार्ट किया। कई बार बच्चे को कंफ्यूजन होता है, वो सीटी का पूरा फॉर्मूला लिखेगा, भाई नहीं जरूरत है। ठीक, तो चलो पहला केस लेता हूं मैं, CT1 is directly proportional to दी ये 0.75 तो है ही, साथ में अब आपने रिवर्स वोल्टेज लिया है 1.75, तो 0.75 और 1.25 कुछ नहीं होने जा रहा है, ये होने जा रहा है 2 to the power कितना, where it has gone, yes, -1/2। और इस कंडीशन में आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू भी गिवन है। व्हाट इज द वर्थ ऑफ द कैपेसिटेंस, द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस व्हिच वाज ऑफर्ड वाज 5 पिको। दूसरा मैं लेता हूं CT2, ये फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वे बिल्ट इन, वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन VR अब आप पहुंच चुके हो कहां पर 7.25, तो ये होगा 7.25 प्लस 0.75, ये होगा 8 to the power -1/2। और आपको निकालना था C22 की वैल्यू, एक इक्वेशन है, एक अननोन है, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। और मजेदार चीज ये है, अगर आप इसको इक्वल करेंगे तो यहां और यहां प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सेम आएगा, तो डिवीजन से वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आसानी से रूल्ड आउट हो जाएंगे। तो यहां से एक चीज समझ में आया कि सर 5 पिको इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय ऑफ 8 to the power -1/2 यही होने जा रहा है। अगर मैं यहां इसको फिर से कैलकुलेट करूं तो ये कुछ नहीं होने जा रहा। अगर आप इसको उल्टा लेके आएंगे तो ये होगा 5 पिको फैरेड। चलो लेके आते हैं। 5 पिको इज इक्वल्स टू ऑफ CT2
और ये होगा 1 डिवाइडेड बाई ऑफ 4 टू द पावर -1/2 -1/2 यही होगा। आप चाहें तो इसको इधर लेके जा सकते हैं और यहां से CT2 की वैल्यू निकलेगी 5 पिको। 1 डिवाइडेड बाई 4 आप इधर लेके जाएंगे तो -½ जो होगा वो +½ हो चुका होगा, तो CT2 इज गोना बी 5 पिकोस। 1/4 to the power half is gonna be 1/2 and that will be equals to of 2.5 picos। कितना 2.5 पिकोस। तो यार एक चीज ध्यान भी देना, देख के भी समझ में आता है कि कल के दिन अगर आपने रिवर्स वोल्टेज VR बढ़ाया है तो W एक्सटेंड हुआ होगा और W से आपका C जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जब जब W बढ़ेगा तब तब क्या होगा, आपका C घटेगा। तो डेफिनेटली पहले जो C था वो कितना था मेरे भाई, जब आपका V बिल्ट इन प्लस VR कितना था, 2 वोल्ट था। 2 वोल्ट से आप पहुंचा चुके हो उसको 8 वोल्ट। दोनों के बीच का रेशियो जो था वो था 4। लेकिन मैंने एक चीज ध्यान दिया हुआ है कि कायदे से आपका जो CT है ना वो केवल V बिल्ट इन प्लस VR का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये टू द पावर -½ है। तो यार देख के समझ में आता है कि आपका जो नया कैपेसिटेंस का वर्थ मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो देख के समझ में आता है कि आप कभी भी इस वैल्यू को ज़्यादा गलती से भी मत लिखेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद भी समझ में आया कि सर वाकई में ये कैलकुलेशन कुछ ऐसा है। यही प्रॉब्लम कल के दिन हो सकता था इस पूरे के पूरे केस में। कहाँ गया, अब्रप्ट जंक्शन में ये हो सकता था लीनियरली ग्रोन का या फिर लीनियर जंक्शन का। लीनियर जंक्शन का आपको केवल एक चेंज करना होता और चेंज वुड हैव बिन, आंसर पहले लिख लो भाई, कितना आया 2.5 पिकोफैरेड नया जो कैपेसिटेंस का वैल्यू। कल के दिन ये प्रॉब्लम ये हो सकता था कि आपके पास पूरा का पूरा केस लीनियर जंक्शन का है, CT1 डिवाइड बाय C2 एवरीथिंग वुड हैव बीन सेम, और ये जो 2 की जगह में होता ना, ये पूरा का पूरा जो कंपोनेंट होता -1/3 होता और ये पूरा का पूरा कंपोनेंट जो होता -1/3 होता। फिर से आप आसानी से नए कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल सकते थे। इज दैट पार्ट क्लियर? और वैसे भी मैंने पहले भी देखा है कि 100 में से 99 प्रॉब्लम जो होंगे वो अब्रप्ट यूनिफॉर्मली डोप्ड PN जंक्शन डायोड के होंगे, तो प्रॉब्लम आपके यहीं से बनते दिखते हैं। बट एनीवेज आप ये प्रॉब्लम को स्मैश कर चुके हैं। ठीक, अब जाता हूं मैं थर्ड प्रॉब्लम में। लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम स्टेट्स। देखिए, अ सिलिकॉन PN जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बायस। रिवर्स बायस इसका मतलब अगर कभी भी कैपेसिटिव इफेक्ट आएगा तो वो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का इफेक्ट होगा। हैज डिप्लीशन रीजन विड्थ, आपको कहीं ना कहीं डिप्लीशन रीजन विड्थ W की वैल्यू भी दी हुई है, वो कितनी है 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन एप्सिलॉन R और साथ में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी हुई है। इसका सीधा सा मतलब ये देख के समझ में आ रहा है कि आपने जो PN जंक्शन डायोड बनाया है डेफिनेटली था तो एक पूरा का पूरा सिलिकॉन का बार, एक तरफ आपने एक्सेप्टर इंप्यूरिटी ऐड की और एक तरफ डोनार इंप्यूरिटी ऐड की, लेकिन जिस मटेरियल पे आपने ऐड किया वो सिलिकॉन था। इसका मतलब आपका डायोड इज मेड ऑन द इंट्रिंसिक मटेरियल विच इज नथिंग बट सिलिकॉन। आपसे पूछा गया है डिप्लीशन कैपेसिटेंस ऑफ डायोड पर स्क्वायर मीटर इज, पर स्क्वायर मीटर इज। तो ये कहानी मैंने पहले पढ़ी हुई है। ये होगा एप्सिलॉन ऑफ सिलिकॉन, कितना होगा एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये होगा आपका 11.7 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, किसमें होगा फेरेड पर मीटर। और आपको जो आंसर चाहिए थोड़ा कॉशियसली देखेंगे, मुझे आंसर चाहिए किसमें, माइक्रोफेरेड में। ठीक है, निकाल लेंगे वेयर इट इज पर स्क्वायर मीटर, ध्यान देना। तो मुझे कहीं ना कहीं क्या चाहिए, कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया चाहिए। अगर आपको ध्यान हो कि आपके जंक्शन के अक्रॉस जो डिप्लीशन रीजन फॉर्म हुआ है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस जिसमें एक साइड जो होगा वो निगेटिवली, एक साइड जो होगा वो क्या होगा, निगेटिवली आयनाइज्ड एटम होगा और एक तरफ जो होगा पॉजिटिवली आयनाइज्ड एटम होगा। बाय द वे यहां से लेफ्ट में अगर P स्टार्ट होता है और यहां से राइट में अगर N स्टार्ट होता है, और अगर इस रीजन का अगर आयनाइजेशन हो चुका है तो इस रीजन को मैं बोल सकता हूं निगेटिवली आयनाइज्ड और इसको बोल सकता हूं पॉजिटिवली आयनाइज्ड। मैं केवल किसके बारे में बात कर रहा हूं, डिप्लीशन रीजन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये ध्यान देना, ये जो होगा वो कुछ नहीं होगा, W होगा डिप्लीशन विड्थ, और ये जो होगा वो होगा क्रॉस सेक्शन एरिया A। ठीक है, और कल के दिन जिस मटेरियल पे आपने पूरा का पूरा कहानी लिखा है डेफिनेटली उसकी परमिटिविटी डिफाइन की जाएगी एप्सिलॉन से। मैंने पहले भी बताया कि इट बिहेव्स लाइक अ पेपर व्हाट पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस C यूज्ड टू बी इक्वल्स टू ऑफ एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय W। अग्री करते हैं?
लेकिन यहां से आपको कैपेसिटेंस नहीं पूछा गया कि आपके पूरे के पूरे जो डिप्लीशन रीजन था उसने कितना कैपेसिटेंस सी अचीव किया है, उसने आपसे कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया पूछा है। उसको जानने से पहले पहले ये क्लियर रखेंगे कि इस कैपेसिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। क्यों? क्योंकि विच इज एक्स्ट्रा ठीक है, तो ये होगा सी टी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए डिवाइड बाय डब्ल्यू। लेकिन जैसे कि मैंने बताया मुझे कंसर्न सी टी का नहीं है, मुझे कंसर्न सी टी डैश का है, विच विल बी इक्वल्स टू ऑफ एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय ऑफ डब्ल्यू, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो चलिए एप्सिलॉन जो है वो दिया हुआ है आपके प्रॉब्लम में, डब्ल्यू आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ है, तो सी टी आसानी से निकल जाएगा, एंड विच विल बी फैरेड पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन वेयर इट इज, हियर इट इज 11.7 8.85 into 10 to the power minus 12, and what about the W over there? The W is nothing but 10 micros, so it's gonna be -6। और यहां से जो आंसर आएगा वो ध्यान देना किस में आएगा, फैरेड पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो चीजें कॉमन है तो ये होगा 10 into 10 to the power -6, ये हो जाएगा 10 to the power -5। 10 to the power -5 नीचे है और 10 to the power -12 ऊपर है, कहीं ना कहीं ये स्मैश होके 10 to the power -7 बना लेंगे। तो ओवरऑल बचा क्या आपके पास, 10 to the power -7, 10 to the power -7। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। सो रिजल्ट आएगा 11.7 into 8.85 into 0.1। वैल्यू कुछ आ रही है इसकी 10.345, 10.345 या 354 माइक्रो फैरड पर मीटर स्क्वायर। मैंने जानबूझ के 10 to the power -1 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि आपके रिजल्ट में स्क्वायर मीटर तो चाहिए था, और यहां पूरे के पूरे डिटेल्स में क्या थे, माइक्रो पहले से इन्वॉल्व थे। इसका मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आंसर के साथ माइक्रो इन्वॉल्व हो, तो मैंने इसी को क्या किया, 10 to the power -1 बाहर लेके इससे मल्टीप्लाई किया, 10 to the power -6 छोड़ दिया, सच दैट आई विल बी गेटिंग माइक्रो इन फ्यूचर। मोर ओवर एप्सिलॉन के साथ जो डेटा दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, पर मीटर में दिया हुआ है, और सिमिलरली डब्ल्यू के साथ जो डेटा दिया हुआ है वो फिर से पर मीटर में दिया हुआ है, तो जो रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं फैरेड पर मीटर स्क्वायर में ही आएगा। सो डू नॉट गेट कंफ्यूजन, ठीक, क्योंकि कल के दिन प्रॉब्लम कई बार सेंटीमीटर वगैरह में भी दे देता है तो प्रॉब्लम गेट ट्रैप्ड। बट एनीवेज अप्रोक्सीमेटली इफ आई से, सो द बेस्ट मोस्ट आंसर इज गोना बी ऑप्शन बी। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम था, जहां आपसे कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया पूछा गया है, एप्सिलॉन और डब्ल्यू देके। ठीक, कल के दिन प्रॉब्लम क्या हो सकता था, आपसे पूरा का पूरा सिलिकॉन बार में हो सकता है 3 एप्सिलॉन की वैल्यूज दे दी होती, पहला सिलिकॉन का, दूसरा एक्सेप्टर आयोन्स आपने लेफ्ट में अगर डिफ्यूज किया है तो हो सकता है एक्सेप्टर आयोन का क्या दे दे, एप्सिलॉन दे दे। सिमिलरली तीसरा कल के दिन हो सकता है डोनार एटम का क्या दे दे, एप्सिलॉन दे दे। तो आपको शायद कंफ्यूजन हो जाए कि एप्सिलॉन रखना किसका, भाई एप्सिलॉन जो है जिस मटेरियल के ऊपर आपने पी और एन बनाया है उसका रखना है, एंड विच इज नथिंग बट 10.354 और अप्रोक्सीमेटली इट्स नथिंग बट 10 माइक्रोफैराड। अग्री करते हैं? चलिए, तो ये प्रॉब्लम हो जाने के बाद we'll go to the next problem. Let's see what it is. देखिए क्या लिखा हुआ है, as shown in figure, two silicon abrupt p-n junction diode are fabricated with a uniform doping concentration। बात साफ है कि कायदे से पूरी की पूरी कहानी में लेफ्ट और राइट में दो अलग अलग कैपेसिटेंस बनाए गए हैं, डेफिनेटली दो अलग अलग डोपिंग प्रोफाइल से बने होंगे। लेफ्ट में है एक्सेप्टर एटम्स की डोपिंग और राइट में है डोनार एटम्स की डोपिंग, और दोनों के दोनों क्या है, यूनिफॉर्म है। इसका मतलब अगर आप पी के रेंज में अगर ट्रेवल करते हैं आगे और पीछे, आपको कंसंट्रेशन ऑफ द एक्सेप्टर इंप्यूरिटी चाहे वो फर्स्ट कैपेसिटेंस लें या दूसरी कैपेसिटेंस लें, चेंज नहीं होती दिख रही है। सिमिलरली द केस इज इन एन टाइप और द एन साइड। ठीक, आपसे दोनों में कैपेसिटेंस की वैल्यू का क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है, और साथ में एक और भी केस लिया हुआ है, अज्यूमिंग रिवर्स बायस इज मच मच लार्जर देन इन कंपेयर विद द बिल्ट इन पोटेंशियल देन C2/C1। अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ठीक, तो चलिए, कहानी ऐसी है कि इस दोनों के केस में देख के ये तो समझ में आ रहा है कि VR शायद चेंज नहीं हो रहा है। क्या VR का मतलब रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज। दोनों के केस में केवल डोपिंग कंसंट्रेशन चेंज हुए हैं। तो अब मुझे रिकॉल करना होगा कि C को आप डोपिंग कंसंट्रेशन से कनेक्ट कैसे कर लोगे। ठीक, चलिए, तो यहां जो कहीं ना कहीं कंसेप्ट ऑफ क्या आया है, कैपेसिटेंस आया है, वो ट्रांजिशन होगा विच यूज टू बी इक्वल्स टू ऑफ एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। समझना कैसे करना है इस टाइप के प्रॉब्लम को। चलिए, ये क्या है, एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाय ऑफ डब्ल्यू।
W को आप कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं जब अगर ये अब्रप्ट जंक्शन क्या हो, पीएन जंक्शन डायोड हो, और साथ में ये दिया हुआ है कंस्ट्रक्शनली दे आर वेरी सेम, इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, एप्सिलॉन, एवरीथिंग इज वेरी सेम। दोनों के दोनों क्या बने हुए हैं ये डिटेल मैंने लिखा हुआ नहीं है, दोनों के दोनों क्या है, फिजिकल कंडीशन सेम है, एरिया सबके सेम है, और दोनों के दोनों सेम मटेरियल पे बने हैं, तो एप्सिलॉन्स आर आल्सो सेम। W डिपेंड किस पे करेगा, ध्यान देना। अब W गया भाई VR पे डिपेंड करेगा। चलो अगर ज्यादा है तो W को मैं रिकॉल कर लूं, कहां रिकॉल कर लूं, इसको रब आउट करूं, चलो यहां रब आउट करता हूं। अब्रप्ट जंक्शन में W था क्या, W was equals to 2 times of epsilon V built in plus VR divided by of Q, और साथ में क्या था NA parallel with ND, NA parallel with ND to the power half, to the power half। कुछ ऐसा ही था इन केस ऑफ अब्रप्ट जंक्शन। लेकिन एक मजेदार चीज ये है कि इन दोनों केस में आपको जो वेरिएशंस मिल रहा है वो किस में मिल रहा है, केवल डोपिंग में मिल रहा है। और यहां तक कि वी बिल्ट इन के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, हाँ, लेकिन एक चीज जरूर बोला गया है कि वी आर इज मच मच ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ वी बिल्ट इन। तो W को आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, W इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ऑफ ट्वाइस of epsilon V built in plus VR will be approximately equals to of VR, that's fine। Q 1 divided by of NA ND to the power half, पहली चीज। दूसरा, आप दो अलग अलग कैपेसिटेंस रिट्रीव करना चाह रहे हो यूजिंग दिस प्रोफाइल एंड यूजिंग दिस प्रोफाइल, क्या क्या वेरिएशंस हैं, दोनों में एप्सिलॉन वेरी नहीं कर रहा, दोनों के दोनों सेम बेस मटेरियल पे बने हैं, दोनों के साथ चार्ज क्यू होगा 1.6 × 10⁻⁹, वो वेरी नहीं करने जा रहा। इवन दोनों के साथ जो रिवर्स बायस अप्लाइड किया हुआ है ना, ये भी प्रॉब्लम में लिखा हुआ है, मैंने लिखा नहीं है यहां पर, VR जो अप्लाई किया गया है वो भी क्या है, सेम है। तो W में केवल वेरिएशन आ सकता है, तो किसके कारण आ सकता है, NA पैरेलल विथ ND टू द पावर हाफ। तो मैं यहां से एक चीज तो समझ में आता है मेरे भाई कि W को आप लिख सकते हो NA पैरेलल विथ ND टू द पावर हाफ। तो अगर ये डेटा आप यहां लेके जाओगे तो और आसानी होगी। C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन A डिवाइड बाय W। तो यहां से मैं C लिख सकता हूं, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इज नो चेंज इन एप्सिलॉन A howsoever in first and second capacitance। केवल W में चेंज आ सकता है बिकॉज दे हैव गॉट द डिफरेंट डोपिंग प्रोफाइल। तो ये होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1 डिवाइडेड बाय ऑफ 1। आप चाहो तो इसको नीचे के बाद ऊपर लेके जा सकते हो और वैल्यू होगी NA पैरेलल विथ ND टू द पावर हाफ, टू द पावर हाफ। बड़ा आसान है अगर समझेंगे तो चलिए यहां से अगर मैं क्या करूं, रिजल्ट कंक्लूड करने की कोशिश करूं, तो यहां से आप C1/C2 निकाल सकते हैं, विच विल बी सॉरी C2/C1 पूछा गया है, चलिए C2/C1 निकाल सकते हैं, which will be equals to of NA2 parallel with ND2, NA1 parallel with ND1 to the power half। ठीक, NA2 पैरेलल विथ ND2, ये 16 है, ध्यान देना भाई, NA2 ND2, या 10 to the power 16 10 to the power 16 पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, पहले से आधी हो जाएगी, ये वैल्यू होगी 0.5 × 10 to the power 16 डिवाइडेड बाई, सेम केस अब इसके साथ होने जा रहा है, ये होगा 0.5 × 10 to the power कितना 14 टू द पावर हाफ। गया, बचा क्या, C2 डिवाइडेड बाय C1 इज इक्वल्स टू ऑफ 10 to the power 2 टू द पावर हाफ, पुट टुगेदर द वैल्यू विल बी 10। इसका मतलब द C2 इज गोना बी 10 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ C1, 10 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ C1। इज इट पार्ट क्लियर? तो कई बार प्रॉब्लम इस तरीके से घुमा के भी पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक क्या होता था, कैपेसिटेंस वो केवल रिवर्स वोल्टेज VR से कनेक्ट करने की सोचता था, लेकिन अब पहली बार प्रॉब्लम में जो ट्विस्ट लाया गया है वो किसके कारण लाया है, डोपिंग प्रोफाइल के चेंज के कारण लाया गया है। एक अच्छा डिजाइन प्रॉब्लम था। इज इट पार्ट क्लियर? तो फोर्थ इज ऑल्सो डन फ्रॉम माई साइड। चलो फोर्थ खत्म होते ही विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हिच इज गोना बी द लास्ट प्रॉब्लम इन द कैपेसिटेंस सेगमेंट। लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम स्टेट्स। यार प्रॉब्लम में तो पूरा का पूरा थ्योरी दिया हुआ है, आप जब बुकलेट उठाएंगे तो आपको दिखेगा। ये मैंने जानबूझ के टेबल बना लिया है क्योंकि आई डिड नॉट हैव मच एरिया व्हाइट बोर्ड के ऊपर। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब ध्यान देना, पहली बार आपने डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के बारे में बात किया है, चलो किया है तो बात कर ही लेते हैं।
आपको ध्यान है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस सीडी के बारे में? सीडी के दो पहलू थे, सीडीएन और सीडीपी। मैं भी केवल सीडी लिखता हूं। सीडी वॉज इक्वल्स टू ऑफ टाउ। आगे क्या था मेरे भाई, थोड़ा ध्यान है आपको? आगे अगर आप रिकॉल करना चाहें तो करा देता हूं। आपने सीडी निकाला था dq बाई dv से, टाउ मीन लाइफ टाइम, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का आपने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया था, जो कन्वर्ट हुआ था टाउ di बाई dv से, विच वॉज इक्वल्स टू ऑफ टाउ, और I जो था वो कुछ नहीं था, फॉरवर्ड बायस डायोड करंट था, जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया तो आपका रिजल्ट आया था I डिवाइडेड बाई ऑफ न्यू VT। ठीक है, तो एक चीज तो देख के समझ में आता है कि CD जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ है, CD जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉरवर्ड बायस्ड करंट I है, CD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू VT है, जहां VT जो है ना वो क्या होता है KT बाई Q, या फिर मैं ये बोल सकता हूं भाई अगर K और Q को कांस्टेंट मानता हूं तो ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। टेम्परेचर T किस में है भाई मेरे, ध्यान देना, पर डिग्री केल्विन पे या डिग्री केल्विन पे। तो ओवरऑल ये है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इंक्रीज करेगा जब करंट इंक्रीज हो, टेम्परेचर इंक्रीज हो। भाई सीडी इंक्रीज करेगा जब करंट इंक्रीज हो, बिकॉज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा सीडी डिक्रीज करेगा। इट कांट बी द एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक, ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में है सीडी फॉल करेगा जब आई फॉल करे, बिल्कुल करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सिमिलरली सीडी जो है वो फॉल करेगा जब टेम्परेचर रेज करे, बिल्कुल ये होगा, क्यों? क्योंकि सीडी और टी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं ये देखता हूं और बाकी, और इससे ये बोला था कि सीडी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है किससे, करंट और टेम्परेचर से, बिल्कुल नहीं। तो बेस्ट मोस्ट आंसर अगर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के बारे में बात करें विद रिस्पेक्ट टू दी फॉरवर्ड बायस्ड करंट I और क्या ऑपरेटिंग टेम्परेचर बढ़ेगा, CD घटेगा, और सिमिलरली अगर बाय द वे करंट I बढ़ेगा CD भी क्या होगा, बढ़ेगा। और यहां से अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो कुछ कंक्लूजन्स भी लिख लेना ज्यादा अच्छा होगा। तो आज के बाद से एक कंक्लूजन और भी लिखा जा सकता है कि क्या है, यह है आपका वोल्टेज V अप्लाइड और यह है आपका C। कर्व होगा कुछ ऐसा, ये लेफ्ट का जो रीजन है वो रिफर करता है CT को, और राइट का रीजन रिफर करता है CD को। अप्लाइड वोल्टेज V अगर बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कैपेसिटेंस का वर्थ बन रहा है या बढ़ रहा है बोला जाए, और वो जो इफेक्ट है वो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का इफेक्ट है, और लेफ्ट में ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का इफेक्ट है। और अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि CD जो बड़ा होगा किससे, CT से बड़ा होगा। ये कर्व भी बना लेना आप लोग। तो आप लोगों ने CD और CT के बीच का जो कंपैरिजन किया, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स बायस में, और अगर एक वोल्टेज बढ़ाएंगे तो एक की वैल्यू बढ़ती है कि घटती है, लेकिन साथ में ये भी है कि CD और CT को अगर आप कंपेयर करने बैठ जाए तो यूल गेट टू नो कि डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का वर्थ जो होगा वो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस से छोटा होगा। और इन प्रैक्टिकल सिनेरियोज लाइक BJT आपको CD देखने को मिलेगा 100 पिकोस के आसपास और CT देखने को मिलेगा 3 पिकोस के आसपास। ठीक, बट एनीवेज they are the practical values when the BJT is operating in active region। तो इतना अंडरस्टैंडिंग के बाद आई थिंक यू विल हैव फेयर आइडिया अबाउट द कैपेसिटेंस, और अगर कुछ डाउट होगा तो वी कैन टेक इन नेक्स्ट क्लास। बट अभी के लिए बस है बिल्कुल कि कैपेसिटेंस मैं मान के चलता हूं ऑफर्ड बाय द डायोड इज नोन टू मी। ध्यान देना, इसके आगे जो रिवर्स रिकवरी टाइम, ट्रांजिशन टाइम, स्टडी स्टेट टाइम, ये पूरा का पूरा जो कैपेसिटी इफेक्ट का बेसिक प्रॉब्लम आपको एनालॉग सर्किट में क्या दिखता है वो आगे की क्लासेस में होगा। तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर ट्रांजिशन कैपेसिटेंस वगैरह का या ट्रांजिशन इफेक्ट, डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम, ये कंसेप्ट आता फिर से कैपेसिटेंस के कारण है सर, वो क्यों नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो कब पढ़ेंगे, अगले वीडियो में एक अलग सेगमेंट बना के। इज इट पार्ट क्लियर? तो चलिए कल के लिए फिर धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।